गुड मॉर्निंग सभी को। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, है ना। ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़े जी? एरर के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज क्या पढ़ोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। हाँ, बता रहा हूँ, आ रहा है फिर, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना है। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? कुछ है आइडिया दिमाग में थोड़ा बहुत? नहीं है। चलो, दो लोग नए आए हैं आज शायद, है ना। हाँ, बता भाई। है हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? क्या होता है? सार्थक अंक। बहुत सारा नियम है, सही बात है। और बताओ बताओ, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सार्थक अंक। नाम से स्पष्ट है। ऐसे अंक जो क्या हो सार्थक, उनको क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। ठीक है। ऐसे अंक जिनका क्या हो, कुछ मीनिंग निकले, एकदम मीनिंगलेस मत हो। कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ नंबर्स आएंगे जिनके मीनिंग्स हैं और कुछ आएंगे जिनके मीनिंग नहीं है। तो ऐसे अंक जिनके मीनिंग होंगे उनको क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। या उसी को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो चलो, दो लोग नए आए हैं, बताओ जी अपने बारे में आप, बैठे बैठे। हाँ। हाँ। डिग्री कॉलेज कौन सी ईयर में जी? 2018 में। और कुछ निकला है आपका? नहीं। आपका जी? डीबी गर्ल्स इन्हीं के कॉलेज से। और कौन से ईयर में? 22। ठीक। हाँ, और कुछ एग्जाम वगैरह निकला? सीट वेट वगैरह। सेट वेट में कितना नंबर आया था जी आप लोगों का, दोनों का? 116। आपका? 12। ठीक, चलो। लेक्चर वेक्चर देखिए क्या पहले का, इससे पहले का? यूट्यूब में डाला है वही वाला? चलो, आज क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके अलावा क्या करेंगे? फोर्थ यूनिट का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन या एक विमीय गति। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया था मैं कल, बना है? पूरा बन गया है? फर्स्ट वाला बना? सेकंड वाला बना? किससे किससे दोनों बना है? एक, दो। हाँ ठीक है ना, बना तो है। दो। और कौन सा वाला? अच्छा, पहला किससे किससे बना है? हाँ, और दूसरा किससे किससे बना है? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन लगभग सबसे बन गया है, मान के चलो। किससे नहीं बना है ये वाला? एक से। देखो चलो, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई 1% एंड 2%। ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिया क्या है क्वेश्चन, पहले ये समझो। ठीक है। मास में एरर कितना दिया है? 1%। परसेंट में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सा एरर है? परसेंटेज एरर। इतना क्लियर है? ये वाला लाइन क्लियर है ना एकदम अच्छे से? ये वाला ठीक है, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसको। 1% एरर है किसमें? मास में। दूसरा क्या बोल रहा है? वेलोसिटी में कितना परसेंट एरर है? 2% एरर। ये जो स्टेटमेंट है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर रिस्पेक्टिवली 1% एंड 2%। ठीक।
ये दोनों चीज क्लियर हो गया। मास में एरर कितना है 1%, वेलोसिटी में कितना एरर है परसेंट में दिया, इसका मतलब क्या हुआ वो परसेंटेज एरर हुआ। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये होता है रिलेटिव एरर सापेक्षिक त्रुटि गुना 100 इज इक्वल टू जो परसेंट आया वो। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो देखो अब वो निकालने क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या निकालने बोला है, परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये देखो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, और ये निकालने के लिए बोला है। इतना सब क्लियर हो गया, इतना सब क्वेश्चन था, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हूं। ठीक है, क्लियर है एकदम अच्छे से इतना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना है, तो हम पढ़े हैं कल, क्या पढ़े हैं, अगर प्रोडक्ट में है कोई भी तो क्या करेंगे, एक का रिलेटिव एरर दूसरे का रिलेटिव एरर, जो पावर है उसको सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज एरर था इसलिए 100 लगा दी। इतने में कोई दिक्कत। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखोगे ना लेक्चर तब समझ आएगा। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना तो दो ठोक अलग अलग लिखेंगे एरर को, उसका रिलेटिव एरर को, और बीच में प्लस लगा देंगे। एरर हमेशा जुड़ता है, घटेगा कभी नहीं। यहां पे डिवाइड भी रहता ना तो भी प्लस ही रहता। ठीक है, अब देखो ये लाइन में कोई दिक्कत है किसी को, बताओ क्या किए हैं। ये है हाफ mv², हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, mv² है। यहां पे मास का रिलेटिव एरर लिखे, हाँ रिलेटिव एरर लिखे, वेलोसिटी का रिलेटिव एरर लिखे, और 100 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है जी, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 1% है, तो यहां पे मैं 1% लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है जी 2%, तो मैं 2% लिख दिया बस। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 × 2 कितना हो गया 5% आंसर। कोई दिक्कत, समझ आया, नहीं बना था, क्लियर हुआ, बना था। ये वाला किससे नहीं बना था, अब बन गया लग रहा है। अब ये वाला किससे नहीं बना था, बना था। चलो ठीक, आगे बढ़े, ये लिखोगे आप लोग, लिख लो या फिर फोटो खींच लो मोबाइल से, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये सब ना पीडीएफ में अपलोड होगा, तुरंत हो जाता है क्लास के बाद, जब भी आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना आगे तो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला ये है T = 2π√L/g। ये फॉर्मूला अभी तक कितनी बार आ गया है, चौथी पांचवी बार आ गया। ये फॉर्मूला क्या याद रखना, भूलना मत। अब क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला तो दिया हुआ है साफ साफ अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, मेजरमेंट वैल्यू ऑफ एल, एल को मेजर किए तो कितना आया, बोल रहा है 20 cm। कितना आया 20 cm। ठीक है, और एरर कितना बता रहा है 1 मिलीमीटर, या एक्यूरेसी बोल दिया उसी को, क्या बोल दिया एक्यूरेसी। ठीक है, और उसके बाद वो टाइम को मेजर कर रहा है, तो वो कितना मेजर किया 100 सेकेंड, 100 सॉरी टाइम पीरियड को, तो वो कितना किया 100 ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। ठीक है, यूजिंग अ रिस्ट वॉच 1 सेकेंड। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो जी एक बार। पढ़ लिए, पढ़ लिए। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये एक पेंडुलम है। ठीक है, इस पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 2π√L/g। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब देखो
उसके अलावा क्या बोला है वो कि एल का वैल्यू को 20 cm अपन मेजर किए, फॉर्मूले से एल का वैल्यू निकाल रहे हो। एल कितना आया जी? 20 cm बोल रहा है, लेकिन एल की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि डेल एल को बोल रहा है वो 1 मिलीमीटर। इतना क्लियर हुआ क्वेश्चन से? ठीक है, दूसरा चीज में आ जाओ। वो और क्या बोल रहा है कि 100 ऑक्सीलेशन किए। कितना ऑक्सीलेशन किए? 100। और उसके बाद वो बोल रहा है कि टाइम जब मेजर किए तो 90 सेकंड मेजर किए और एक्यूरेसी कितनी थी? 1 सेकंड। तो टाइम टी जब मेजर किए, है ना, तो ये किए 90 सेकंड के लिए, और इसकी जो एक्यूरेसी थी वो थी 1 सेकंड की। इतना क्लियर हुआ? ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? एक पेंडुलम है, पेंडुलम मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो लेंथ मेजर किए उससे, लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी कितनी दी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसके अलावा टाइम कितना दिया है? 90 सेकेंड। एक्यूरेसी कितनी दी है? 1 सेकेंड। बस इतना ही समझना था क्वेश्चन में। समझ लिए इतना? अब देखो, ये फॉर्मूला है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। यहां से मेरे को निकालने क्या बोला है वो? एक्यूरेसी इन जी। क्या निकालने बोला है? एक्यूरेसी इन जी। एक्यूरेसी मतलब क्या निकालने बोला है वो? डेल जी। क्या निकालने बोला है? डेल जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक पेंडुलम है, पेंडुलम का एल दे दिया है आपको, डेल एल दे दिया है, टी दे दिया है, डेल टी दे दिया है। क्या निकालने बोल रहा है? डेल जी। जी का मान जानते हो क्या? 9.8। क्लियर है इतना? अब देखो चलो, इतना पूरा क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मिलीमीटर में दिया है क्या, तो दोनों को एक ही बनाना पड़ेगा क्या, है ना। अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना दूंगा तो 0.1 हो जाएगा क्या, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना देता हूं। तो 200 का क्या 20 का क्या हो जाएगा? 200। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, हाँ जी, वहां पे जो टी है वो टाइम पीरियड है, हाँ तो वहां पे बोला है कि वो 100 ऑक्सीलेशन करता है तो वो 90 सेकेंड लेता है करके। हाँ जी, तो टाइम पीरियड जो होता है वो 1 ऑक्सीलेशन होता है, एक ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगता है टाइम पीरियड, हाँ उसमें टी इज इक्वल टू 90/100। मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो, वो जो टी बोला है ना, ये जो टी दरअसल में ये है टी एन इज इक्वल टू 100। वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो, कि 100 बार ऑक्सीलेशन कर रहा है। 100 बार ऑक्सीलेशन कर रहा है मतलब कि एक बार यहां से यहां गया, फिर दूसरी बार यहां से यहां गया, फिर तीसरी बार यहां से यहां गया, फिर चौथी बार यहां से यहां गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लेकिन वो एक टाइम पीरियड को बोला है टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड। 90 सेकेंड वो बोल रहा है कि 100 बार ऑक्सीलेट किया, लेकिन एक बार ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगाया? 90 सेकेंड। क्लियर हुआ? डाउट बताओ जी, क्लियर हुआ? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि टाइम फॉर 100 हाँ, ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाइंड टू बी 90 सेकेंड। देखो मैं क्या बताया था, कभी भी कोई मेजरमेंट लेंगे तो बार बार मेजरमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि मीन निकालना रहता है। एक बार निकाल देते तो 90 सेकंड आ पाता क्या डायरेक्टली? नहीं आ पाता, इसीलिए बार बार मेजरमेंट किए। तो 100 बता के ये प्रूव कर रहा है कि ये रीडिंग क्या है? एक्यूरेट है। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला है, इसमें लगाओ भाई रिलेटिव एरर का, तो क्या हो जाएगा? जी के बदले में डेल जी अपॉन जी। ठीक है, वहां पे 4 पाई स्क्वायर तो कोई काम का नहीं है, कांस्टेंट है। एल है तो डेल एल अपॉन एल, प्लस टी का स्क्वायर है तो टी का क्या हो जाएगा? डेल टी अपॉन टी, और स्क्वायर था इसलिए क्या हो जाएगा? 2। अब बोलोगे -2 क्यों नहीं हुआ? नहीं होता है क्योंकि ये तो पावर है, एरर में हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। याद रखना, हमेशा एरर में क्या होगा? प्लस।
गलती करोगे, गलती हमेशा जुड़ेगा आपका, भगवान देख रेख कर रहा है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ, ये पूरा क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना, तो चलो वैल्यू को रख दो भाई। डेल एल कितना है? 1। एल कितना हो गया? 200। ठीक है, ये दो तो दो ही है। डेल टी कितना है जी? 1 सेकेंड, है ना। टी कितना है? 90 सेकेंड। अब इसके बाद आगे का तो कर सकते हो, ठीक है। चलो जिसको लिखना है लिख लो, फोटो खींचना है खींच लो, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको ना क्वेश्चन में यहां पे टाइम पीरियड कर लेना। एंड टाइम पीरियड फॉर 100 ऑक्सीलेशन। कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा, और एक बार ना वैसे भी बना के देख लेना जैसे बोल रहे थे। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्या? आगे बढ़े, चलो भाई। चलो आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बताए थे हिंदी में सिग्निफिकेंट फिगर को? सार्थक अंक। क्या होता है सार्थक अंक? देखो क्या लिखा है, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ गिवन नंबर आर दोस सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट डिजिट विच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी। यही बताया था, ऐसे अंक जिसका कोई मीनिंग निकले, या वो अंक क्या हो? सार्थक। सार्थक होंगे तभी तो आगे मीनिंग को कन्वे करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सबके सब सार्थक अंक है। ये मीनिंग दे रहा है, ये भी मीनिंग दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। कितने हो गए भाई सार्थक अंक इसमें? 5। इसमें कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। ये सामने के 2 जीरो का कोई मतलब है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हुए भाई? 5, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 5 हुए कि 3 हुए इसमें? हैं? बताओ बताओ बताओ। चलो इसको देखो, पहले इसको बताओ, इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें कितने हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका बताओ 5 है कि 3 है? सोच के बताओ अच्छे से। पीछे में 0 0 रहेगा, उसका मतलब रहेगा नहीं रहेगा? सबके सब बोल रहे हो रहेगा। 5, 3 वाला कौन है? एक। और कोई 3 वाला? अगर इसके पीछे में एक डॉट लग जाता ना, अगर इसके पीछे में एक डॉट लग के 1 2 3 कुछ भी हो जाता तो बढ़ जाता, 5 रहता, 6 रहता। लेकिन अगर सिर्फ 0 0 है और उसके पीछे में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 बोलेंगे वैसे ही, लेकिन मीनिंग सिर्फ वही रख रहा है, वो मीनिंग नहीं रख रहा है। यही तो समझना है, यही तो गड़बड़ होता है। चलो अब इसका रूल देखते हैं। रूल देखो समझ आएगा, ये तो एग्जाम्पल था। रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या? अगर वो जीरो नहीं है तो उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा जितने हैं उतना। कितने हैं जी? 3। कितने हैं जी? 4। कितने हैं जी? 9 हैं। कितने हैं जी? 14। चलो ये क्लियर हो गया पहला रूल, ठीक है। लिखोगे लिख लो। रूल नंबर 1, जो करना है करो। पहले पेज भी, अभी इसमें तुम लोगों को डाउट है ना, अभी 3 और 5 रखे रहो, बाद में खुद ही बताना कि 3 होगा कि 5 होगा करके। चले
चलो नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर दो नंबर आ गया, 1 2 3 4 जो भी, उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें कितना हुआ जी? 3। इसमें कितना हुआ? 8। इसमें कितना हुआ? 9। इसमें कितना हुआ? 11। समझ में आया? अगर जीरो दो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। कोई दिमाग लगाना है ही नहीं उसमें। अगर सिर्फ नंबर है तो भी दिमाग नहीं लगाना है, नंबर के बीच में जीरो है तो भी दिमाग नहीं लगाना है। अब दिमाग लगाना है। देखो देखो, अगर जीरो से चालू हो रहा है कोई भी चीज, क्या लिखा है? लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस्ड टू लेफ्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बताओ। 1। अब 5। अब 1। अब क्लियर है ये स्लाइड भी? लिखो, खींचो। हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे काम की है। अब बताओ क्या लिखा है? टेलरिंग जीरो और जीरो प्लेस टू राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है? अगर राइट में नंबर हो तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट। कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? क्लियर होगा? 3 होगा, 5 होगा? हाँ तो बताओ ना कितना हुआ? इसमें कितना हुआ? इसमें कितना हुआ? इसमें कितना हुआ? सब लेना है? क्या लिखा क्या है पहले पढ़ो ना अच्छे से। जीरो और जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर आ रहा है उसके राइट में जितना जीरो आ रहा है वो क्या है? सिग्निफिकेंट। क्या है? इसमें कितना होगा बताओ? ये लड़का वाला है एकदम, है? हाँ बताओ। ये सबको होमवर्क हम डालूंगा आज मैं, यही जाएगा होमवर्क में। कौन कौन कितना कितना बोल रहे हो? 5। और कौन कितना बोल रहे हो? और कोई हो 5 से ज्यादा वाले, कम वाले? कोई तो बोलो यार, ये तीनों को भी जोड़ो ना। है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, ये वाला है होमवर्क। और ये वाला भी है होमवर्क। कल डिस्कस करके आना सबके सब जने, क्या होगा क्या नहीं। चलो इसमें कितना होगा? 7। कंफर्म होना? हाँ ठीक। इसमें कितना होगा? 11। डाउट किसमें? सिर्फ दो ही में है ना? कल देख के आओगे सबके सब, वो दोनों को। तो उनको जानबूझ करके होमवर्क देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, ताकि क्या करो? बुक को खोलो। ठीक है, चलें आगे। है? एक एग्जांपल लेके बताऊं? देख इसी को ले ले।
ठीक है, अगर सिर्फ नंबर है तो सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, जीरो आ गया नंबर्स के बीच में तो क्या है, सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, अगर सामने में जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, और राइट लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो होगा सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये चार बोला हूं, लेकिन दो चीज में डाउट है आप लोगों को, तो दो चीज को क्लियर करके आना कल। बुक पढ़ना, कौन सा बुक पढ़ोगे, युगबोध प्रबोध, सबसे बेस्ट बुक है, उसमें जितना क्वेश्चन दिया है उतना किसी में नहीं दिया है, और सारा क्वेश्चन अगर कर लिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो दुनिया भर का ये बुक वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो तो अच्छी बात है। स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट। क्या आप बोले थे अगर पॉइंट के बाद जीरो होगा तो काउंट कंफर्म करो घर जाके और कल बताना दोनों चीज को, ठीक है। हाँ ये खींचो भाई, इसका क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, एक आध बार भूले भटके आ गया तो आ गया, लेकिन आएगा तो कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तो पक्का कर लेना। चलो ये लो भाई एक ठोकाओ, क्या लिखा है, हाँ ये पावर का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात। अभी ये दोनों कंफ्यूजन में है ना आप लोगों के, होमवर्क हम डालेंगे इनको। अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर कोई पावर आता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उसके सामने का नंबर बस को लेना है, क्या होगा, थ्री। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसको भी होमवर्क हम डालूंगा, 6 क्वेश्चन डाला हूं होमवर्क में, हाँ बताना कल। हाँ है, जब तक इसको आप लोग अपने अंदर से कंफर्म नहीं करोगे ना मैं बताऊंगा तब तक कंफर्म नहीं होगा। हाँ इसको याद रखना, तीन होगा कि कितना हो गया जी, एक दो तीन चार पांच, और इसमें कितना हो गया, एक दो तीन, तीन और चार कितना हो गया, सात, बताओगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉब्लम देगा, पूरा पढ़ने के बाद कंफर्म करने के बाद भी प्रॉब्लम देगा, उसको कैसे क्लियर करोगे, पढ़ के, खुद से पढ़ो एकदम कंफर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स को माइंड में बैठाओगे, उसके बाद बताना कल मेरे को। चलो तो ये यूनिट को गुड बाय बोलते हैं भाई, है तो लो जी, लो क्या क्या पढ़े भाई ये यूनिट में, क्या क्या पढ़े जी। पहला चीज जो सबसे पढ़े वो पढ़े एसआई यूनिट के बारे में, है ना, ये मोस्ट आईएमपी। दूसरा क्या पढ़े इस यूनिट के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला तो पढ़े ही, उससे पहले वो पढ़े क्या जी, सबका यूनिट पढ़े क्या, बहुत सारे क्वांटिटीज का, लगभग 20 से 30 ठोक रहे होंगे मेरे ख्याल से, याद है, इसका वेबर होता है, इसका ये होता है, इसका मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ है ना। थर्ड क्या पढ़े, डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते थे, MLT वाला, ये मोस्ट आईएमपी एकदम खतरस टाइप से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पढ़े जी, एरर पढ़े, फॉर्मूला प्रूव करने का भी पढ़े क्या, क्वेश्चन से, वो इसी का पार्ट था क्या, है ना, फॉर्मूला प्रूव करते थे क्या, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, आया था भाई, हाँ ठीक है। फिफ्थ क्या पढ़े जी, एरर। उसके बाद क्या पढ़े जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स,
ठीक है, इन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, और बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही। एरर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर से तो सेट नेट में क्वेश्चन आता है घर से, देखिए वो क्वेश्चन कभी पेपर दिलाए होगे तो नेट सेट में एरर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर से एज सच क्वेश्चन नहीं आता है, बट पता होना चाहिए। चलो ये यूनिट कंप्लीट करें, कंक्लूड। क्या होमवर्क है कल का? सिग्निफिकेंट फिगर। मैं दूंगा कल 10 ठोक सिग्निफिकेंट फिगर, बताऊंगा नहीं क्या होगा सही आंसर, दूंगा डायरेक्ट 10 सिग्निफिकेंट फिगर, 10 को सॉल्व करना रहेगा यहीं पे बैठे बैठे, और जो 8 से कम जिसका सही आंसर आया वो फिर या तो गाना गाओगे सबके सामने, या देख लेना जो करना होगा तो। चलो आगे, इसी यूनिट का है ये भी। सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ। 2 ठोक रहता है इसमें, एक ठोक प्लस माइनस का, एक ठोक मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का। ठीक है, ये क्या बोलता है, देखो कि इनमें से जो नंबर, इनमें से जो नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, सबसे कम सिग्निफिकेंट या बोल सकते हो सबसे कम डेसिमल का है, ठीक है, तो जो फाइनल जो आंसर आएगा ना वो उतने ही डेसिमल प्लेस में आएंगे, उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। इसको सबको जोड़े, जोड़ने के बाद क्या आया ये, तो फाइनल आंसर फिजिक्स की लैंग्वेज में ये नहीं होगा, फाइनल आंसर आपको देना पड़ेगा ये। इसके मिनिमम कितना है जी, डॉट के बाद में नंबर 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी कितना होना चाहिए 2। तो यहां पे देखो 4731 था, ये 5 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो इसलिए इसको हटा दिया डायरेक्ट। अगर देखो ये ऐसा होता 5761 तो क्या हो जाता, यहां पे आंसर क्या आ जाता जी, अपन लिखते 3.48, इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। पेपर में शायद नहीं आएगा बट दिमाग में होना चाहिए। प्लस वाला समझ आ गया, क्लियर? ठीक है, इनटू वाला देखो, इनटू वाले में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एनी ओरिजिनल नंबर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है जी, छोटे वाले में सबसे कम में 3, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट चाहिए 3, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये वाला जो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे वो काम का नहीं है फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि एरर होने की उसमें संभावना है, क्योंकि इसके बाद का तो कुछ भी हो सकता है ना, वो बताया ही नहीं है, वो जीरो थोड़ी ना बोला है ना, 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो एरर हो जाएगा। इसलिए याद रखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, छोटे वाले में 3, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आ जाता, ये तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है 4 है, अगर ये 6 होता या 5 2 ऐसा कुछ होता तो क्या करते, इसको 8 को 9 बना देते। क्या बना देते? 9 बना देते। इसका राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा नियम है, देखो कि अगर मान लो 5.45 है एक तरफ, 3 चीज बताता हूं चलो इसी में, 5.449 और 5.451। अब बताओ, मेरे को लेना है सिर्फ 2 डिजिट, 2 डिजिट है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या क्या होगा आंसर, इसमें क्या हो जाएगा सीधा 5.4, इसमें क्या होगा 5. 5 के नीचे वाला रहता है तो भाई अच्छा चलो इसको छोड़ो अभी, ये क्या होगा बताओ ना, अलग है ना भाई, कैसे सेम हो जाएगा, 5.4 होगा 5.5 होगा, अच्छा ये वाला हम कंफर्म हो 5 पॉइंट क्या होगा
5 होगा। ये क्या होगा ये बताओ, बीच में है 50 तो ना इधर है ना उधर है, बताओ बताओ बताओ। क्या लोगे, 5.5 लोगे 5.4 लोगे? 5.5 वाले कितने लोग हो, 1 2 और 3 4 5, और 5.4 वाले 1 और, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में यही होगा, याद रखना। ठीक है, वो दोनों क्लियर हो गया है, इसका होमवर्क है, लो। हो गया ये, इसको भी ले लो। कौन सा वाला 5.5 हुआ? अच्छा, ये देखो ना जी, 50 से ज्यादा है, 50 से क्या है ज्यादा, ये वाला टर्म ये 51, ठीक है, 51, मान लो ये 400 है, ये 450 51 है ना, 451 है और ये 500 है। अब ये 451 इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है, किसके पास ज्यादा पास है, 500 के, तो क्या आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसका बस बता देना मेरे को कि 400 450 और 500 दोनों में से ये आएगा या ये आएगा। हाँ, वो होमवर्क है, कल खोज के बताना। ठीक है, आगे बढ़े, ये दोनों में कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। चलो भाई, अब नया यूनिट चालू कर रहे हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है? अब उधर ऑफिस में बोल के, हाँ भाई, या तो फैन को बंद कर दो, रुक जा मैं ही कर देता हूं, बैठे रहे। हुआ ना बंद, ठीक। चलो, अब यहां से एक्चुअल फिजिक्स से चालू हो रहा है भाई। अभी तक जो पढ़े वो टाइम पास था, क्या था, टाइम पास। अब चालू हो रहा है पी से फिजिक्स, अब लगाना पड़ेगा अच्छे से दिमाग। अभी तक जो था वो क्या कर रहे थे, अपने हथियार को धार कर रहे थे, अब उसका यूज करोगे। एक्चुअल चीज में फिजिक्स क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या काम करता है, बाकी सब चीज को पहले पढ़ चुके हो, है ना। फिजिक्स में मास्टर हो मतलब बहुत बड़े आदमी हो तुम लोग, अपने आप को छोटा मोटा आदमी मत समझा, मजबूत आदमी हो, ठीक है। अब एक्चुअल फिजिक्स चालू हो रहा है, और यहां से एकदम पेशेंटली जुड़ो, अच्छे से क्लास क्लास बंक मत करना, क्योंकि एक चीज छूटेगा तो जाके डबल पढ़ना पड़ेगा फिर घर में, क्योंकि उसको फिर से रिपीट करना संभव नहीं हो पाएगा, है ना। और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट छूट गया, मान लो वेलोसिटी छूट गया। अब वेलोसिटी छूट गया तो एक्सेलरेशन समझ नहीं आएगा, एक्सेलरेशन समझ नहीं आएगा तो फोर्स समझ नहीं आएगा, फोर्स समझ नहीं आएगा तो वर्क डन समझ नहीं आएगा। समझ रहा हूं, एक एक चीज आपस में जुड़ा हुआ है। कहां तक, वो लास्ट तक एकदम पूरा 11th क्लास के खत्म होते थे, और पूरे 11th में ही कम से कम में, अभी 4th यूनिट से चालू कर रहे हैं ना, लगभग 19 से 20 यूनिट तक 11th का है। और 11th ही ऐसा क्लास होता है जिसमें आप लोग पढ़ते नहीं हो। 12th तो पढ़ते हो, बोर्ड है करके, 11th पढ़े नहीं होगे, पढ़े होगे उतने अच्छे से नहीं पढ़े होगे एक एक चीज को, जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाता 11th में। हुआ था क्या आप लोगों का, एक का हुआ था, और तो बहुत सारा चीज दिमाग ही में नहीं है। लास्ट हम थर्मोडायनेमिक्स तक तो पहुंच ही नहीं पाते, ना थर्मो पढ़ पाते हो ना फ्लूइड पढ़ पाते हो, ठीक है। तो इसको एकदम अब ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें इसमें से पहली बार पढ़ रहे हो। चलो, यूनिट 4, मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति
पहले तो ये बताओ, 1 वीमी क्या होता है, 2 वीमी क्या होता है, 3 वीमी क्या होता है, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? बस एक है मतलब एक ही प्लेन में चलते 2D और स्पेस में चलते तो 3D। 3D। अरे सिंपल से देखो, इधर ये देखो, 3 एक्सिस होते हैं अपने पास, है ना? ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, चीटी है मान लो, और सीधा सीधा चल रही है एक इस तरफ, ये ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? 1D। अब चीटी है, उसको एक्सिस का पता नहीं है, वो इधर उधर गिंजिर गिंजिर घूम रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2D। अब चीटी के लग गए पंख, पंख वाला चीटी देखे हो? हाँ, तो अब ये इसमें ही नहीं उड़ेगी, इसके ऊपर भी उड़ेगी ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? 3D। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, चींटी देखना, अगर चींटी को पहले इसके और चींटी चली होगी, तो एक चींटी दूसरे चींटी के लिए कुछ सेंट या कुछ पाउडर या कुछ स्मेल छोड़ के जाती है, ठीक है? तो वो वैसे ही चलेगी, सेम टू सेम, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तब वो क्या होगा? 1D। अब वो चींटी खुद कंफ्यूज है किधर जाना है, वो क्या होगा? 2D। और पंख लग गए तो 3D। एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से? चलो, 1D 2D 3D समझ आ गया एकदम अच्छे से। कभी भी कंफ्यूजन हो 1D 2D 3D में, वो कॉर्नर को देख लेना, या वो कॉर्नर देख लो या ये कॉर्नर देख लो, जो कॉर्नर देख सकते हो। एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन, एक जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलो क्या लिखा है? 1 वीमी गति का अर्थ है एक सीधी रेखा में होने वाली गति या किसी वस्तु की स्थिति को केवल एक ही दिशा में बदला जा सकता है। क्या मतलब है? 1 डायमेंशनल मोशन होगा, वहां पे एक ही डायमेंशन में मोशन को चेंज करेंगे। अगर वो एक्स में चल रहा है तो एक्स में ही कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वाई में नहीं जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है भाई? एक सीधी सड़क पर चलती हुई ट्रेन, सीधी रेखा में जॉगिंग करता हुआ व्यक्ति, हवा में ऊपर फेंकी गई सीधी नीचे गिरती हुई गेंद, सीधी ट्रेन पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, किसी सीधी रेखा में चलने वाली चींटी। मतलब जो सीधा सीधा चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, अगल बगल नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। रियल में ऐसा होता ही नहीं है, कोई सीधी रेखा में चल ही नहीं सकता, हर आदमी टेढ़ा होता है, सीधा कोई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझने के लिए, क्योंकि फिजिक्स को 3D में समझने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, 1D में समझोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन लेके समझोगे तो दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, 1 डायमेंशन लेके पढ़ोगे तो कम पड़ेगा, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं? 1 डायमेंशन मोशन। फिर इसको अपडेट करके किस में आएंगे? 2 डायमेंशन मोशन। फिर उसको अपडेट करके किस में जाएंगे? 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट क्या है? देखो, एक सीधी रेखा में गति, 1 वीमी गति में वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और केवल एक निर्देशांक या एक डायमेंशन में चेंज होता है, जैसे कि एक्स, वाई या जेड में से कोई भी एक। क्लियर हो गया अच्छे से क्या है 1 वीमी गति? इंट्रोडक्शन समझ आया चैप्टर का अच्छे से? क्या निकालना है? एक डायरेक्शन में होने वाली गति के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो ये बताओ, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? यदि समय के साथ किसी वस्तु की तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। एक चीज और मिस कर रहे हो इसमें, किसी वस्तु के सापेक्ष किसी एक ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में दूसरे में क्या होगा? चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, जैसे कि समझ लो, अब एक चींटी के बदला में 2 चींटी जाती। ठीक है, यहां पे एक है मान लो खंभा, ठीक है, एक चींटी मोशन कर रही है, ठीक है, दूसरी नहीं कर रही है, तो एक चींटी का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या दूसरे रिस्पेक्ट में? दूसरी यहीं पे खड़ी है, ये चींटी यहां पहुंच गई, क्या बोलेगी? तू तो आगे निकल गई करके। अब ये मोशन कर रही है, यहां पे पहुंच गई, ये यहीं पे ही है, तो भी क्या होगा?
ये बोलेगी तू आगे निकल गई। लेकिन अगर दोनों मोशन कर रहे हैं एक साथ चलते हुए, तो दोनों में एक दूसरे का मोशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन खंभे में अगर कोई तीसरा चींटी बैठा है तो उसको दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दो रेलगाड़ी एक साथ कभी गए होगे, एक साथ अगर चलती है तो ऐसा लगता है दोनों चल ही नहीं रही है, अगल बगल सब मूव हो रहा है। रेलगाड़ी में बैठे रहोगे तो क्या लगता है? एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी की अपेक्षा में मूव ही नहीं कर रही है करके। ठीक है, समझ में आया क्या चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या है? मोशन हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस फ्रेम से देखोगे उस फ्रेम के अकॉर्डिंग बोलोगे कि ये मोशन में है और मोशन में नहीं है। क्लियर हुआ? और एग्जांपल देखो, अगर ट्रेन के बोगी में बैठे हो, एक सीट ऐसी है, एक सीट ऐसी है, ये यहां पे खिड़की है। अगर यहां पे आप बैठे हो, यहां पे आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष मोशन करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन जो पेड़ पौधा जंगल आ रहा है, अगल बगल से गुजर रहा है, उसके सापेक्ष हम मोशन में हो क्या? हाँ, समझ में आया क्या है मोशन, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या है वन डायमेंशन मोशन? एकदम क्लियर हुआ दिमाग में? आगे बढ़े। ठीक, हाँ जी, एक आध उदाहरण से और समझाऊं। चलो बताओ, कुछ एग्जांपल बताओ, क्या आ रहा है दिमाग में, आप ही बताओ कैसा टाइप का एग्जांपल दूं। जैसे कि हाँ, नहीं उन्हीं को देने दो ना थोड़ा। बताओ क्या आ रहा है दिमाग में कुछ। ट्रेन वाला ही आ रहा है, ट्रेनिस में घूमने जाना है। कहाँ जाने का मन कर रहा है बताओ, कहाँ जाने का मन कर रहा है? मायका जाने का मन कर रहा है भाई, चलो मायका पहुंच रहे हो, ठीक है। कौन कौन हो ट्रेन में? बताओ कौन कौन हो, बताओ। अच्छा, ये आप हो, ये आपका बेटा है, ठीक है। अब देखो कहाँ पड़ता है जी मायका आपका? रायगढ़। ये है रायगढ़ और ये है रायपुर। बीच में क्या आता है? बिलासपुर आता है क्या? चलो बिलासपुर, ठीक है। ट्रेन अभी रायपुर स्टेशन में है, आप लोग बैठ गए हो, ठीक है। अब आपका बेबी बोलने लग गया है मान लो। अब वो बोल रहा है मम्मी ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, ठीक है। आसपास प्लेटफॉर्म में है वो लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। तो एक तरह का मोशन है। क्लियर हो गया ये चीज? दूसरा चीज, अब ट्रेन चलना चालू की, क्या लगेगा? ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में डब्बा है या चिप्स का काउंटर है या जो भी है, वो वहीं पे खड़ा है ऐसा लगेगा, और ट्रेन चल रही है। या तो ट्रेन के अंदर से बैठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डब्बा उब्बा सब क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है, क्योंकि ट्रेन ऐसा लगेगा वहीं पे है और डब्बा उब्बा सब क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। एक चीज ये लग सकता है, दोनों चीज लग सकती है। अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? या तो ट्रेन को स्टेबल मानोगे या तो वो चिप्स काउंटर को स्टेबल मानोगे। जिसको स्टेबल मानोगे उसके अपोजिट दूसरा क्या लगेगा? मोशन में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब फिर पहुंच गए कहां? बिलासपुर। बिलासपुर पहुंचने के बाद फिर क्या लगेगा? ट्रेन रुक गई है। लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे बिलासपुर स्टेशन में तो 50 ठोक ट्रेन जाएगी, तो दूसरी ट्रेन क्या दिखेगी? मोशन में दिखेगी। क्यों? जब आपकी ट्रेन बैठी हुई है, आप वहीं पे हो, तो क्या लगेगा? दूसरी ट्रेन पास हो रही है। लेकिन मान लो आप सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेन में हो, अब ये चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सामने से आ गई वंदे भारत, ये कितने चल रही है? मान लो 200। क्या लगेगा? क्या लगेगा जी? हाँ, अब समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब धीरे से कहां पहुंच गए? रायगढ़। रायगढ़ से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, जैसे ही नीचे उतरे ट्रेन चल दी। अब क्या लगेगा? ट्रेन मोशन में है और मैं स्टेपल में हूं, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? अभी भी कुछ डाउट है? मायका जाने की खुशी है?
है? ये लो भाई, घर भी पहुंच गए। ठीक है, क्लियर करें? चलो चलो, ये हो गया है, इसको लिखना है लिख लो, तो खींचना है खींच लो। हाँ जी, तुषार पांडे जी, 9:30 को स्टार्ट नहीं होगा, लगभग 8:30 8:40 को स्टार्ट होगा और वो चलेगा 10:15 तक। है? हाँ, इसमें टाइप करने का बस है। ठीक है, चले। अब चलो जी, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, आप ही लोग बताओगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका हूं। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। अब बताओ भाई, एक एक पॉइंट, एक एक जन बताओ जी, दूरी क्या होता है? आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो यहाँ दूरी विस्थापन को? थे क्लास में? हाँ, ये लोग थे, बताओ भाई। था जी दूरी विस्थापन? हाँ, और चलो इन्हीं के एग्जाम्पल में समझाता हूँ थोड़ा सा। कहाँ जा रहे थे जी? रायपुर से रायगढ़, मायका। एक ऑप्शन है ट्रेन का या बस का, जो ऐसे ऐसे जाएगा, कभी बिलासपुर होते जाएगा, कभी कोरबा जाएगा, ऐसा धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान लो जाने पे क्या लगेगा? कितना किलोमीटर पड़ता है जी रायगढ़? 260 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मान लो सपने में सोए हुए हो, तो आजाद हो, अचानक से पंख निकल गए आपके। क्या निकल गए? पंख, पापक परी बन गए। ठीक है, पापक परी अगर बन जाओगे तो बिलासपुर कोरबा जाना पड़ेगा क्या? नहीं, सीधा सीधा उड़ के कहां पहुंचोगे? रायगढ़, अपने छत में गिरोगे सीधा। ठीक है, तो बताओ कौन सा दूरी ज्यादा है, कौन सा दूरी कम है? ट्रेन से जाओगे वो ज्यादा पड़ेगा, और सीधा सीधा उड़ के जाओगे वो क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो जब ऐसे ऐसे जाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जब उड़ के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। और नॉर्मल जो हम डेली में जो तय करते हैं वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है, कभी भी मोशन करोगे, कोई भी रोड से गुजरोगे, कोई भी ट्रेन से गुजरोगे, वो सीधी सीधी जाएगी क्या हमेशा? नहीं, आड़ी तिरछी मुड़ी हुई जाएगी। तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? दूरी। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सीधी सीधी रेखा में तय की गई दूरी। अब एक चीज देखो, ये मान लो 260 किलोमीटर था, तो ये कितना आ जाएगा? मान लो 200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। लेकिन इसमें सिर्फ 260 किलोमीटर की वैल्यू बस है, कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। हमको इस डायरेक्शन में सीधा सीधा जाना है। इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है क्या? हाँ, इसमें चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो समझ में आया मेन चीज? इससे पहले वेक्टर जब पढ़ाया था ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो वाला लेक्चर देखोगे ना तो और समझ आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? खैर, तो पहले पढ़ चुके हो फिर भी। अब देखो, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। टोटल पाथ लेंथ, पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और शॉर्टेज दूरी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखो, ये क्या होता है? स्केलर। ये क्या होता है? वेक्टर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, कांट डिक्रीज विथ टाइम। इसको समय के साथ कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समय के साथ कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समय के साथ कम किया जा सकता है। ये वाला केवल पाथ के ऊपर डिपेंड कर देगा, कैसा आपका पाथ है, कौन से रास्ते से जा रहे हो। लेकिन ये वाला पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ फाइनल और लास्ट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
क्लियर हुआ इतना, है ना। अब रायगढ़ जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं जी, कहां कहां से जा सकते हो? एक बिलासपुर होते हुए, और कोई रास्ता है? महासमुंद होते हुए जा सकते हो, और सिवरी नारायण होते हुए जा सकते हो। अलग अलग तरफ से जाओगे तो अलग अलग डिस्टेंस पड़ेगा ना, लेकिन उड़ के जाओगे तो सीधे सीधे जाओगे। तो फाइनल और लास्ट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा बस वो, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाथ जो चुना गया उसके ऊपर। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, बस एक स्केलर है एक वेक्टर है। देखो है विस्थापन नेगेटिव कैसे हो सकता है? अब देखो, ये रायपुर था, ये क्या था? रायगढ़। अभी इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए हो, ठीक है, तो इसको क्या लिए हो? निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई मैं तो इसको निगेटिव एक्स एक्सिस लूंगा और इसको क्या लूंगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ आया? क्लियर नहीं हुआ? ये देखो ना यार, मैं इधर जाने को पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव वेक्टर पढ़े हो, वेक्टर नहीं पढ़े हो ना। पॉजिटिव और निगेटिव को क्या बोला था जी? क्या है सिर्फ वेक्टर में? वो सिर्फ डायरेक्शन है। क्या है वेक्टर की भाषा में? पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन। अगर मैं इधर को पॉजिटिव ले रहा हूं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर को ले रहा हूं तो इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ चलो, चले चलो भाई, स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होगी मैं बताया था? स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अभी मात्रक वात्रक पढ़े यूनिट में, स्पीड का क्या होता है मात्रक जी? मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पीड क्या बताएगा? कि कितना तेजी से आप मूव कर रहे हो। क्या बताएगा? कितना तेजी से आप मूव कर रहे हो, हाउ फास्ट, ठीक है। क्या? स्पीड। लेकिन यहीं पे अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या बताएगा साथ में? हाउ फास्ट एंड वेयर। क्या बताएगा? कितना तेजी से मूव कर रहे हो तो वो तो बताएगा ही, साथ में क्या बताएगा? किधर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। क्लियर है दोनों? चलो अभी इसी में रहते हैं, है ना। मान लो एस क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस का मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन। इस डिस्टेंस का क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। डिस्टेंस में आने वाला चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? स्पीड। क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या माना हूं? एस। तो इसको क्या लिख सकता हूं? डी एस अपॉन डी टी। इसी को क्या मानते हैं? यू। यू मतलब कि स्पीड। इसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड। क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड। कितना क्लियर हुआ? मेन फॉर्मूला यही है, क्या चीज? डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से ये चीज? अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? मान लो कहीं जा रहे हो, रुक रुक के जाओगे ना, है ना, स्टॉप ले लेके जाओगे। तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए स्पीड था u1, उसके बाद क्या था? u2, उसके बाद क्या था? u3, फिर क्या था? u4। कितने कितने देरी में?
T1 में, T2 में, T3 में, T4 में। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो यहां से दुर्ग जा रहे हो ट्रेन में, तो रायपुर के बाद पहला स्टेशन क्या आएगा? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर तक U1 स्पीड में चले, T1 टाइम में पहुंचे। सरस्वती नगर के बाद क्या आएगा? सरोना। वहां तक क्या पहुंचे? U2 स्पीड में, T2 टाइम में। उसके बाद क्या आएगा? सरोना के बाद कुम्हारी। कुम्हारी क्या पहुंचे? U3 T3 में। उसके बाद क्या आएगा? भिलाई 3, वो किस में पहुंचे? U4 और T4 में। ऐसे ऐसे दुर्ग पहुंचते तक क्या पहुंच गया? U10 और T10 मान लो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, अगर बहुत सारे चीज हो तो उसको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इंटीग्रेशन के रूप में। तो इसीलिए इसको मैं क्या लिख दिया हूं? एस डी टी अपॉन नीचे में डी टी, टाइम का इंटीग्रेशन और डिस्टेंस का इंटीग्रेशन। यहां पे u नहीं आएगा, यहां पे आएगा S1 S2 S3 S4। ठीक है, क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला ज्यादा अभी काम का नहीं है, बस बताने का है कि एवरेज ऐसे निकालते हैं। क्या है? कभी भी किसी चीज का सम है उसको किसके रूप में व्यक्त करते हैं? इंटीग्रेशन के रूप में। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेशन के रूप में व्यक्त किया, नीचे वाले को व्यक्त किया। इसमें और जानने का कुछ नहीं है। स्पीड समझ आया है? क्लियर अच्छे से है ना? मेन इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है भाई। चलो लिखना है, लिखो। सर फ्रेम ऑफ रिफरेंस को बताइए ना। रुको जी, फ्रेम ऑफ रिफरेंस बताते हैं। देखो जी काजल जी, ये मान लो आप हो काजल, स्कूल से घर से निकल रहे हो साइकिल में। ठीक है, मोशन कर रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, अब देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोशन कर रहे हो, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो ना। तो इस घर के रिस्पेक्ट में अगर मोशन कर रहे हो, यहां पे छत में आपकी मम्मी बैठी है, मम्मी बैठ के बोल रही है कि मेरी बेटी कहां जा रही है? स्कूल जा रही है मान लो, या कॉलेज जा रही है। ठीक है, उनको आप क्या दिख रहे हो? दूर जाते हुए दिख रहे हो। कहां के रिस्पेक्ट में? घर के रिस्पेक्ट में। तो ये घर क्या हो गया आपका? फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मतलब एक ऑब्जर्वर जहां पे बैठ के आपको ऑब्जर्व करेगा मोशन के लिए, वो क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपके टीचर यहां पे बैठे होते, मान लो यहां पे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि काजल मेरे पास स्कूल आ रही है, ठीक है, तो आपके टाइम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ जी काजल जी? बताना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, अब वेलोसिटी में आ जाओ। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है जी? सिर्फ डायरेक्शन का। ठीक है, वो क्या बताता था? हाउ फास्ट। ये क्या बताता है? हाउ फास्ट एंड वेयर। मान लो x क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या निकल जाएगा जी? वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या कहलाता है? v। क्या कहलाता है? v। ये फॉर्मूला एकदम ज्यादा काम का है, बार बार आएगा। क्या चीज? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज किसके रिस्पेक्ट में?
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? वेलोसिटी। क्लियर है ये चीज, है ना? अब सेम इसका एवरेज कैसे निकलेगा? एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में अपॉन टाइम का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड। ठीक है, लिखो। हो गया? चलो बताओ भाई, वेलोसिटी क्या क्या बताता है? जिस दिन पढ़ाया था डिफरेंशिएशन उस दिन बहुत अच्छे से बताया था। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज को। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज को। तो अब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के। किसका हो रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का। तो क्या बताएगा? चेंज इन पोजीशन के रेट को, मतलब पोजीशन किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, ये क्या बताता है? वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी। क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज होने की दर को कौन बताता है? वेलोसिटी। पहला चीज। दूसरा क्या बताता है? स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। स्लोप बताया था जी, कैसे बताता है, याद है? ठीक है, ये लेक्चर देखोगे पुराना तो समझ आ जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया कि कैसे स्लोप को बताता है। ठीक है, और क्या बताता है जी? स्पीड को विथ टाइम या डायरेक्शन। स्पीड में अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से अगर डायरेक्शन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पीड। ठीक है, क्या बताता है? हाउ फास्ट एंड वेयर। क्लियर है? लिखना है, लिख लो इसको। चले? हाँ जी। स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन पता चल जाता है कि स्पीड में सिर्फ हाँ फास्ट एंड वेयर, हाँ वैसे ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जब हाँ देखते हाँ। हैं तो उसमें कैसे होगा? क्योंकि स्पीड दूरी ही है ऐसा बोलते हैं। देखो जी, आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिए हो। एक बात बताओ, स्पीड और क्या था जी? वेलोसिटी। ये समझ आ गया आपको, है ना? लेकिन क्या समझ नहीं आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन में सब हाँ, एक बात बताओ ना जी, सुनो ना, सुनो ना। वेलोसिटी को डायरेक्शन कहां से मिला? बताओ। वेलोसिटी को डायरेक्शन कहां से मिला? डिस्प्लेसमेंट से। किससे मिला? डिस्प्लेसमेंट से। अगर आप इसको समझ गए हो और आप बोलो मैं इसको नहीं समझी हूं, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? देखो और अच्छे से बताता हूं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है अच्छे से समझो। हम्म। डिस्प्लेसमेंट में न्यूनतम दूरी बोलते हैं हाँ। और डिस्टेंस में दूरी बोलते हैं। तो अगर डायरेक्शन निकालना हो या डायरेक्शन हमको बताना हो कि डायरेक्शन है तो कैसे वो करेंगे डायरेक्शन? ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन है, मान लो ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये पूरा कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन। क्लियर हुआ अच्छे से? अब देखो, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को जाना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ऐसा सीधा सीधा, एक है ऐसा मुड़ मुड़ के। ठीक है, अब देखो आप चलना चालू कर रहे हो दोनों रास्तों से, एक बार ये वाले रास्ते से, एक बार ये वाले रास्ते से। कैसे कैसे होगा बताओ? इस रास्ते में जा रहे हो तो पूरा एक्स ही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या? सीधा सीधा ये वाले रास्ते में जा रहे हो तो, है ना? अगर कंपास हाथ में रख रहे हो
और ये मान लो कि नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, तो कंपास में पूरा नॉर्थ ही दिखाएगा क्या? अगर यहां से यहां जाओगे तो साथ में डायरेक्शन इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर ये वाले रास्ते से जा रहे हो तो कभी साउथ दिखाएगा, कभी ईस्ट दिखाएगा, कभी वेस्ट दिखाएगा, कभी नॉर्थ दिखाएगा, ऐसा। लेकिन पहुंच कहां रहे हो? बी में ही। तो इसमें डायरेक्शन श्योर है क्या ऊपर वाले रास्ते में? नहीं है। लेकिन ये वाले रास्ते में डायरेक्शन श्योर है क्या एकदम, कि मेरे को इधर ही जाना है ऐसा करके? क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो यही चीज क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्टेंस। माइनस प्लस के अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाँ हाँ, अगर मान लो कि मैं इसको माइनस एक्स लेता, इसको प्लस एक्स ले लेता, तो वो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। अभी माइनस प्लस का लोड मत लो, माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। ठीक है, समझ आया एकदम अच्छे से? चलो आगे बढ़े। चलो भाई, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। ठीक है, क्या होगा? अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हो कहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, वो कहीं 9 हुआ ना, कहीं 8 हुआ ना, कहीं 12 हुआ ना, कहीं 13 हुआ, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और कहीं कहीं पे अगर मान लो 8 हो गया, 7 हो गया, कहीं पे तो रुक ही गए, फिर कहीं पे 13, 14, 20 पहुंच गए, उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? दोनों चीज क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक समान और असमान। एकदम क्लियर हुआ माइंड में? ठीक। दूसरा चीज देखो, इसमें वेलोसिटी सेम रहेगा क्या? भाई यूनिफॉर्म है, एक ही स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गया? सेम हो गया। इसमें वेलोसिटी चेंज होगा क्या? ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी में नो चेंज होगा, इसमें क्या होगा? चेंज होगा। अब देखो, एक्सेलरेशन क्या होता था जी? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब इसमें तो वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अब यहां से आएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लियर हुआ? एक मोशन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें जीरो है एक्सेलरेशन। और एक में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ वैल्यू रखेगा। ठीक है, ये मोशन हमेशा किस में होगा जी? स्ट्रेट लाइन में। और ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो। एकदम क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में एक ही स्पीड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सर यूनिफॉर्म में जो सॉरी क्या बोलते हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। हाँ, उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो गया अगर, तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। चलो बढ़े आगे। ये देखो भाई, एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन को बोलते हैं हिंदी में त्वरण। एक्सेलरेशन क्या बताता है? रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं जी? त्वरण। विथ टाइम, इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड और डायरेक्शन। अगर स्पीड में चेंज हो जाए तो भी, डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो भी, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या कहलाएगा? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ इतना अच्छे से एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? अगर वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। एकदम क्लियर है? तीन तरह से हो सकता है। देखो भाई, अगर आप दौड़ रहे हो, धीरे 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 अपना स्पीड को बढ़ाए, तो क्या ले लिए आप? एक्सेलरेशन ले लिए। ठीक है, अगर आप स्केटिंग कर रहे हो, धीरे 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 अपने आप को स्लो कर रहे हो, तो भी क्या कहलाएगा? वो एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में रिटार्डेशन या हिंदी में मंदन। वो भी एक्सेलरेशन का ही टाइप है।
अपने को किससे मतलब है जी, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, ऊपर वाले में बढ़ रहा है, नीचे वाले में कम हो रहा है। अब तीसरे वाले में देखो, वेलोसिटी सेम है मान लो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या बार बार, है ना। कभी ये ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन। ठीक है, ये वाले में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आया, इस वाले में स्पीड कम हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आया। स्पीड यू दिखाते हैं चलो। और ये वाले में डायरेक्शन चेंज हो रहा था इसलिए एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन क्या है समझ आया, तीन कंडीशन जब जब एक्सेलरेशन आएगा समझ आया। ठीक है, चलो लिख लो, खींच लो। ठीक है, चलो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहां पे स्टार्टिंग किया तब कुछ वेलोसिटी रही होगी क्या इसकी, मान लो ये क्या था v1। अब ये जब तेजी से मूव करने लग गया तो भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी क्या, v2। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी लिए, इनिशियल वेलोसिटी लिए, दोनों को माइनस कर दिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिए, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। या तो सिंपल सा बोल दो, वेलोसिटी का क्या कर दिया मैं, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाएगा वो, एक्सेलरेशन। सिंपल सा फॉर्मूला जो याद रखना है वो यही है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। जो याद रखना है वो यही है। या इसी को कैसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोल सकते हैं x। ये दो फॉर्मूले काम के हैं और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, चलो। चलो क्वेश्चन, हमारी क्लास में थ्योरी कम पढ़ोगे, क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे, और शायद यही करना चाहिए और यही चाहते भी हो, है ना। चलो पोजीशन दिया है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो टाइम निकालना है। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो, उसको 0 कर दो, वहां से टाइम निकाल लेना। क्या दिया है, देखो पोजीशन दिया है x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी। क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम, ऐसा टाइम निकालो जब क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। क्या दिया है भाई, पोजीशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। कितने बार, दो बार, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक टाइम का टर्म बचेगा, उसको ट्रांसफर कर देना इधर उधर, तो फिर टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, है a/3b। a/3b इनका आंसर आ रहा है। बाकी लोग बताओ भाई। एकदम इजी है, पूरा बता दिया हूं कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, करना बस है, बस। बन गया आपसे, कितने कितने से बन गया, 1 2 3 4। कैसे कर रहे हो भाई पुरुष समाज, एक तो ऐसी जनसंख्या कम है।
बना? आगे आंसर किसका नहीं बना है ये बताओ। नहीं बना है? अच्छा चलो, डिफरेंशिएशन किए 2 बार। डिफरेंशिएशन करो ना जी। डिफरेंशिएशन याद है? डिफरेंशिएशन वाले क्लास में आए थे। हाँ, यही तो गड़बड़ कर दिए ना जी। इसीलिए तो एकदम पढ़ पढ़ के मार मार के पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ाया हूं, एक एक चीज को, वेक्टर से लेके सब चीज को। चलो देखो, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या यूज होगा वो भी देख लो। x की पावर n अगर है, इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1। ठीक है, चलो करो। dx अपॉन dt पहले करूंगा, ये क्या निकलेगा भाई? वेलोसिटी निकलेगा क्या एक बार में? चलो करो तो। कितना आ जाएगा? 2a t माइनस 3b t का स्क्वायर आया इतना। फिर से डिफरेंशिएशन करो, अब क्या कहलाएगा ये? इंटीग्रेशन ए एक्सेलरेशन। फिर से करो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा? 2a माइनस 6b t। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या बोला हूं, एक्सेलरेशन को 0 रख दो, तो इसको मैं क्या कर दिया? 0 रख दिया। 0 रख दिया तो क्या इसको मैं इधर ला सकता हूं? हाँ, तो क्या हो जाएगा जी? 2a इज इक्वल टू 6bt। टी का वैल्यू क्या निकल जाएगा जी? 2a अपॉन 6b। तो यही आ जाएगा क्या? देखो तो t इज इक्वल टू a अपॉन 3b। आंसर क्लियर हुआ? ठीक है, बन जाएगा। चलो, लिखना है क्या? लिख लो। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन। वेलोसिटी दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो टाइम और पोजीशन में कौन सा रिलेशन होगा वो निकालना है। क्या दिया है देख लो। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। क्या निकालना है? एक्स और टी में किस तरह का रिलेशन होगा। एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऑप्शन भी आ रहा है भाई एक जन का, और बताओ। एक्स प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट टी। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो जी,
और बताओ भाई पीछे वाले लोग। एकदम सरल है, करना कुछ नहीं है। बताया था एकदम फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली क्लास में, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर उसका उल्टा करना है तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब जूम आउट, इंटीग्रेशन मतलब जूम इन। वेलोसिटी दिया हुआ है, पोजीशन निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, स्क्वायर। मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे? है टी का स्क्वायर, 2 टी का स्क्वायर है, 1 √t है, अभी भी बदलने के भरपूर आसार। ऑप्शन बी आ रहा है। चलो 3/1 हो गया है मामला अभी तो। बाबरे, कड़ी धूप में बरसात होने का अनुभव हो रहा है। लोन भाई, पुरुष समाज वाले लोग, ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी। चलो, जिसका नहीं बना है उसके लिए ये है होमवर्क। ठीक है, फोटो खींचना है खींच लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है होमवर्क नंबर 2। हो गया क्या? ये है होमवर्क नंबर 3। ठीक है, चलो इसके पहले वाला ये लो। एक्सेलरेशन दिया है जी, वेलोसिटी निकालना है, क्या करोगे? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? हाँ, डिफरेंशिएशन करके। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं कंक्लूड करते हैं।